सालों की गुलामी के बाद भारत की हवाओं में दो तरह की गंध घुली हुई थी, पराधीनता की कड़वाहट और आजादी के लिए सुलगती हुई आग। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारतीय सैनिकों ने विदेशी शासन के लिए पूरी दुनिया में अपना खून बहाया था और बदले में भारत को उम्मीद थी स्वराज की, सम्मान की। लेकिन विदेशी शासन का चेहरा कुछ और ही था। उन्होंने इनाम के तौर पर भारत की झोली में एक काला कानून डाल दिया। यह महज एक कानून नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मा को कुचलने की एक साजिश थी। न वकील, न दलील, न अपील। इस कानून ने शासन को वह शक्ति दे दी थी कि वे किसी भी भारतीय को शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते थे। भारत के आम नागरिक के लिए यह उसकी गरिमा पर सबसे बड़ा प्रहार था। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा और पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ गई। अमृतसर, जो पंजाब का हृदय था, इस विरोध का केंद्र बन गया। यहाँ दो जनप्रिय नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे थे। शासन को डर था कि पंजाब की धरती कहीं क्रांति का ज्वालामुखी न बन जाए। 10 अप्रैल 1919 को विदेशी सरकार ने इन दोनों नेताओं को गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात स्थान पर भेज दिया। यह खबर जैसे ही अमृतसर की गलियों में फैली, शहर का तापमान अचानक बढ़ गया। लोग सड़कों पर उतर आए, विदेशी प्रतीकों पर हमले हुए और कुछ अंग्रेज मारे गए। शहर में सैन्य शासन लगा दिया गया और कमान सौंपी गई रेजिनाल्ड डायर को, जिसके दिल में भारतीयों के प्रति दया का कोई स्थान नहीं था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। अमृतसर की गलियां आज सजी हुई थीं, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव भी था। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण और शहरवासी उमड़ रहे थे। बैसाखी की रौनक के बीच ही शहर के बीचों बीच स्थित एक मैदान जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। जलियांवाला बाग उस समय कोई आधुनिक पार्क नहीं था। वह एक उबड़ खाबड़ खाली मैदान था, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और घर थे। इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि इतने बड़े मैदान में आने जाने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था, जिससे दो लोग भी एक साथ मुश्किल से गुजर सकते थे। दोपहर के 3 बज रहे थे। मैदान में लगभग 20,000 से 25,000 लोग जमा हो चुके थे। इनमें केवल क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे मासूम ग्रामीण भी थे जो गांव से बैसाखी का मेला देखने आए थे। बूढ़े अपनी लाठियां थामे घास पर बैठे थे, महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं और छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई नेताओं के भाषण सुन रहा था, तो कोई बस दोपहर की धूप का आनंद ले रहा था। उस भीड़ में एक छोटा सा बालक भी था, ऊधम सिंह। अनाथालय में पला बड़ा वह किशोर आज अपने साथियों के साथ वहाँ सेवा के लिए आया था। वह लोगों को पानी पिला रहा था। उसकी आंखों में बैसाखी की खुशी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यह शांति का टापू दुनिया के सबसे विभत्स श्मशान में बदलने वाला है। मैदान के बाहर डायर अपनी गाड़ियों और सशस्त्र सैनिकों के साथ बढ़ रहा था। उसके पास मौका था कि वह भीड़ को तितर-बितर होने की चेतावनी दे। उसके पास मौका था कि वह सभा को रोक दे। लेकिन डायर को शांति नहीं चाहिए थी, उसे सबक सिखाना था। उसे उस नैतिक प्रभाव को पैदा करना था जिसकी गूंज पूरे पंजाब को डरा दे। जैसे जैसे सूरज ढलने की ओर बढ़ रहा था, बाग के एकमात्र संकरे रास्ते पर बूटों की आहट सुनाई देने लगी। सैनिकों ने अपनी बंदूकों में गोलियां भर ली थीं। डायर ने घड़ी देखी और अपने सैनिकों को उस संकरे रास्ते पर तैनात कर दिया। हजारों लोग अंदर बेखबर थे। हजारों जिंदगियां आखिरी बार सांसें ले रही थीं। मौत ने बाग के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। शाम के 5:15 बज रहे थे। अमृतसर के आकाश पर ढलते सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी, जैसे नियति पहले ही उस जमीन को अपने रंग में रंगने की तैयारी कर चुकी हो। बाग के भीतर हंसराज नाम के एक व्यक्ति भाषण दे रहे थे। भीड़ शांत थी, अनुशासित थी। तभी संकरे प्रवेश मार्ग पर लोहे के बूटों की भारी आवाज गूंजी। हंसराज ने लोगों से कहा, घबराइए नहीं, सरकार हमें डराने आई है, वे गोलियां नहीं चलाएंगे। मगर वे गलत थे। डायर ने अपने 50 सशस्त्र सैनिकों को बाग के उस एकमात्र निकास द्वार पर तैनात कर दिया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि सामने खड़ी भीड़ में महिलाएं और मासूम बच्चे हैं। उसने न कोई चेतावनी दी, न भीड़ को हटने का आदेश दिया। उसने केवल अपनी ठंडी बेजान आवाज में हुक्म दिया, गोली चलाओ। अगले ही पल शांतिपूर्ण माहौल चीखों के समंदर में डूब गया। बंदूकों से निकली गोलियां हवा को चीरती हुई मासूम सीनों में उतरने लगी। वह जगह जो कुछ देर पहले उत्सव का हिस्सा थी, देखते ही देखते वधशाला बन गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागते भी कहां। सामने मौत खड़ी गोलियां बरसा रही थीं और पीछे 10 फीट ऊंची दीवारें थीं, जिन पर चढ़ने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। सैनिकों को आदेश था कि वे वहां गोलियां चलाएं जहां भीड़ सबसे घनी है। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच बच्चों की चीखें दब गईं। सफेद कुर्ते खून से लाल होने लगे। बाग के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। जब गोलियों से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो दर्जनों लोग उस कुएं में कूदने लगे। उन्हें लगा कि शायद पानी उन्हें बचा लेगा, लेकिन एक के ऊपर एक गिरती लाशों ने उस कुएं
कुएं को खूनी कुआं बना दिया। कुछ ही मिनटों में वह कुआं गले तक इंसानी जिस्मों से भर गया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों का बारूद खत्म होने की कगार पर नहीं पहुंच गया। पूरे 10 मिनट, इन 600 सेकंडों ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। जब बंदूकें खामोश हुईं तो बाग में पसरा सन्नाटा गोलियों की आवाज से भी ज्यादा भयानक था। चारों तरफ धुआं, बारूद की गंध और खून की नदियां थीं। ऊधम सिंह, जो उस समय वहां मौजूद थे, अपनी आंखों के सामने बिछी लाशों के ढेर को देख सुन्न पड़ गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक नन्हा बच्चा अपनी मरी हुई माँ के सीने से लिपटकर दूध पीने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे बूढ़े बाप अपने बेटों की लाशों पर सिर रखकर विलाप कर रहे थे। वह दृश्य किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफी था। डायर ने मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखा। वह अपने सैनिकों के साथ गर्व से बाहर निकल गया, जैसे उसने कोई महान विजय प्राप्त की हो। उसके जाने के बाद अमृतसर में सैन्य शासन के तहत बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। इसका मतलब था कि कोई भी रात में बाहर नहीं निकल सकता था। तड़पते हुए घायलों को पानी देने वाला कोई नहीं था। रात के अंधेरे में बाग के भीतर से सिसकियों और पानी पानी की आवाजें आती रहीं, लेकिन डरा हुआ शहर खामोश रहा। रतन देवी नाम की एक महिला, जिसका पति उस नरसंहार में मारा गया था, पूरी रात अपने पति की लाश के पास बैठी रही। वह हाथ में डंडा लेकर कुत्तों और गिद्धों को अपने पति के शरीर से दूर भगाती रही। वह रात अमृतसर की सबसे काली रात थी। हजारों लोग मारे गए थे, हजारों घायल थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में इस संख्या को महज कुछ 100 बताकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। उस दिन जलियांवाला बाग की मिट्टी ने सिर्फ खून नहीं सोखा था, बल्कि उसने एक प्रतिशोध को जन्म दिया था। लाशों के उस ढेर के बीच खड़ा ऊधम सिंह अब वह पानी पिलाने वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और वहाँ एक भयानक ज्वाला दहक रही थी। उसने बाग की गीली सुर्ख मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा और एक कसम खाई, जब तक इस जुल्म के गुनहगारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इतिहास गवाह है कि वह मिट्टी की मुट्ठी आने वाले समय में विदेशी साम्राज्य की जड़ें हिलाने वाली थी। 13 अप्रैल 1919 की उस काली रात ने अमृतसर को कभी न भरने वाला जख्म दिया था, लेकिन लाशों के उस ढेर के बीच से एक ऐसी रूह निकली थी जिसने अपनी आंखों की मासूमियत उसी बाग में दफन कर दी थी। वह किशोर अब ऊधम सिंह बन चुका था। उसकी मुट्ठी में बंद जलियांवाला बाग की वह रक्त रंजित मिट्टी महज धूल नहीं थी, वह हजारों बेगुनाहों की आखिरी पुकार थी जो उसके सीने में धड़क रही थी। नरसंहार के बाद का मंजर खौफनाक था। अंग्रेज सरकार ने जांच दल बनाया, लेकिन वह महज एक दिखावा था। डायर को केवल उसके पद से हटाया गया और ब्रिटेन भेज दिया गया, जहाँ उसे साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित किया गया। भारतीयों के लिए यह उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था, लेकिन ऊधम सिंह जानते थे कि डायर तो महज एक मोहरा था। असली गुनाहगार तो वह शख्स था जिसने इस कत्लेआम की अनुमति दी थी। पंजाब का तत्कालीन शासक माइकल ओ डायर। ऊधम सिंह के लिए यह लड़ाई अब सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि एक साधना बन चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि इस विशाल साम्राज्य से टकराने के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं, बल्कि अटूट धैर्य और रणनीति की जरूरत है। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी पहचान बदली और एक घुमक्कड़ क्रांतिकारी की जिंदगी अपना ली। उनका मकसद एक था, माइकल ओ डायर तक पहुंचना, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो। उनकी यह यात्रा उन्हें अफ्रीका के जंगलों से लेकर अमेरिका के आधुनिक शहरों तक ले गई। उन्होंने मजदूरी की, बढ़ई का काम किया, रंगाई का काम किया और यहाँ तक कि फिल्मों में छोटे मोटे काम भी किए। हर देश, हर शहर और हर नया नाम उनके लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ एक कदम था। उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ काम किया और आजादी की वैश्विक लहर को समझा। इसी बीच भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का नया सूरज उदय हो रहा था। ऊधम सिंह की मुलाकात भगत सिंह से हुई। भगत सिंह की वैचारिक स्पष्टता और देश के लिए मर मिटने के जज्बे ने ऊधम सिंह को गहराई से प्रभावित किया। ऊधम सिंह उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानने लगे। 1927 में जब ऊधम सिंह भारत लौटे तो उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल की जेल हुई। जेल की सलाखों के पीछे भी उनकी आंखों में जलियांवाला बाग का वह दृश्य धुंधला नहीं हुआ। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो ऊधम सिंह का दिल टूट गया, लेकिन उनका संकल्प और भी फौलादी हो गया। 1934 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने किसी तरह भारत से निकलने का रास्ता बनाया और आखिरकार उस जगह पहुंच गए जिसे वे दुश्मन का गढ़ कहते थे, लंदन। लंदन की सड़कों पर घूमते हुए ऊधम सिंह एक साधारण भारतीय मजदूर की तरह दिखते थे, लेकिन उनके कोट के भीतर एक हिसाब छिपा था जिसमें माइकल ओ डायर के हर कदम की जानकारी थी। ओ डायर अब रिटायर होकर लंदन के एक आलीशान इलाके में रहता था। वह जलियांवाला बाग की घटना को अपनी महान उपलब्धि मानता था और अक्सर गर्व से उसके बारे में बात करता था। ऊधम सिंह ने लंदन में कई सालों तक इंतजार किया। उनके पास कई बार ओ डायर को मारने के मौके आए, लेकिन वे एक ऐसे मंच की तलाश में थे जहाँ वे सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक न्याय कर
सकें। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया यह देखे कि भारत का अपमान करने वाले और मासूमों का खून बहाने वाले कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, एक ऐसा नाम जो भारत की सांप्रदायिक एकता का प्रतीक था। वे अक्सर अपनी जेब में भगत सिंह की तस्वीर रखते थे, जो उन्हें याद दिलाती थी कि उन्हें अभी अपना कर्ज चुकाना है। साल गुजरते गए, 21 साल का लंबा समय बीत गया। कई लोगों को लगा कि ऊधम सिंह भूल गए होंगे या शायद समय ने उनके प्रतिशोध की आग को ठंडा कर दिया होगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि राख के नीचे दबी वह चिंगारी अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी, जो फटने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। 13 मार्च 1940 का दिन करीब आ रहा था। नियति ने उस शाम के लिए एक अलग ही पटकथा लिखी थी। लंदन के एक बड़े भवन में एक सभा होने वाली थी, जहां माइकल ओडायर मुख्य वक्ता था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक तैयार की और एक पुरानी किताब के पन्नों को बंदूक के आकार में काट लिया, ताकि उसे बिना किसी शक के अंदर ले जाया जा सके। 21 साल का इंतजार अब चंद घंटों में सिमटने वाला था। 13 मार्च 1940 की वह शाम लंदन की सामान्य शामों जैसी ही थी। हवा में हल्की नमी थी और कोहरे की एक महीन चादर शहर पर लिपटी हुई थी, लेकिन भवन के भीतर का माहौल गर्माहट से भरा था। वहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। मंच पर साम्राज्य के वे दिग्गज बैठे थे जिन्होंने कभी भारत के भाग्य का फैसला किया था। उनमें सबसे प्रमुख नाम था सर माइकल ओडायर। भवन के पिछले हिस्से में एक शख्स बड़ी शांति से बैठा था। उसने ओवरकोट पहन रखा था और चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। यह ऊधम सिंह थे। उनके पास एक पुरानी किताब थी, जिसके पन्नों को उन्होंने बड़ी सफाई से काटकर अपनी बंदूक के लिए एक गुप्त जगह बनाई थी। उनके दिमाग में इस समय लंदन का कोहरा नहीं, बल्कि अमृतसर की वह बैसाखी चल रही थी। उन्हें साफ सुनाई दे रही थी उन बच्चों की चीखें जिन्हें ओडायर के आदेशों ने खामोश कर दिया था। उन्हें महसूस हो रही थी अपनी मुट्ठी में बंद वह मिट्टी जो पिछले 21 सालों से उनके सीने की गर्मी से सुलग रही थी। बैठक समाप्त हुई। माइकल ओडायर ने अपना भाषण पूरा किया और जैसे ही वह मंच से नीचे उतरने के लिए मुड़ा, ऊधम सिंह अपनी जगह से उठे। उनके चलने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई डर नहीं था। उन्होंने अपनी किताब से बंदूक निकाली। समय जैसे एक पल के लिए ठहर गया। ओडायर ने सामने खड़े इस भारतीय को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भवन गोलियों की गूंज से दहल उठा। धाएं धाएं 2 गोलियां सीधे ओडायर के सीने और पीठ में जा ढसी। वह क्रूर शासक, जिसने हजारों बेगुनाहों के खून पर अपनी सत्ता की इमारत खड़ी की थी, धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 21 साल पहले जलियांवाला बाग में जो हिसाब शुरू हुआ था, वह आज लंदन के इस भवन में चुकता हो गया था। भवन में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन ऊधम सिंह वे कहीं नहीं भागे। वे चाहते तो भीड़ का फायदा उठाकर निकल सकते थे, लेकिन वे कातिल नहीं, एक न्यायकारी थे। उन्होंने अपनी बंदूक मेज पर रख दी और बड़े शांत स्वर में कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना काम कर सकते हो। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उनके चेहरे पर वह संतोष था जो किसी तपस्वी को अपनी साधना पूरी होने पर मिलता है। मुकदमे के दौरान जब उनसे उनकी पहचान पूछी गई तो उन्होंने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि फिरंगियों के बांटो और राज करो की नीति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। उन्होंने अदालत में गरजते हुए कहा, ओडायर उसी मौत का हकदार था। वह मेरे लोगों की आत्मा को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए क्या होगा। 31 जुलाई 1940 को लंदन की जेल में ऊधम सिंह को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। उनके कदम नहीं लड़खड़ाए, उनकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। जब फंदा उनके गले में डाला गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी मातृभूमि को याद किया। ऊधम सिंह शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया और अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि भारत की सोई हुई आत्मा अब जाग चुकी है और वह अपना हिसाब लेना जानती है। दशकों बाद 1974 में शहीद ऊधम सिंह की अस्थियां ससम्मान भारत लाई गईं। उनके अवशेषों को उसी जलियांवाला बाग में भी ले जाया गया, जहां से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई थी। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के वे निशान चीख चीख कर उस नरसंहार की गवाही देते हैं, लेकिन वहीं पास में खड़ी ऊधम सिंह की प्रतिमा यह संदेश देती है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न्याय की एक चिंगारी उसे राख करने के लिए काफी होती है। यह कहानी सिर्फ एक प्रतिशोध की नहीं है, यह कहानी है एक अटूट संकल्प की, एक महान बलिदान की और उस मिट्टी की ताकत की जिसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जब तक इतिहास में जलियांवाला बाग का नाम रहेगा, तब तक सरदार ऊधम सिंह का नाम न्याय और वीरता के पर्याय के रूप में अमर रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।